नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन के जरिए। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज के बाद अगला 2 दिन ब्रेक है। फिर मंडे को आखिरी दिन था, लेकिन आज मॉनसून सत्र में एक्सटेंशन हो गई है और अभी तक की जो चर्चा है उसके मुताबिक 1 दिन और विधानसभा का सत्र जो है एक्सटेंड हुआ है। मतलब 9 सितंबर की जगह जो खत्म हो रहा था, अब 10 सितंबर को विधानसभा का बजट मॉनसून सत्र खत्म होगा। लेकिन ये 1 दिन का एक्सटेंशन हुआ क्यों? क्योंकि जो प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति पर जो चर्चा है, उस चर्चा को कॉल किया गया है और उस चर्चा को कॉल करने के कारण ये बदलाव हुआ है। आगे विस्तार से बात करेंगे कि ये चर्चा किस तरह से होगी और इसका रिप्लाई जो सरकार को जो जवाब देना है, वो रिप्लाई के लिए क्या व्यवस्था इसमें रहेगी। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है वो मॉनसून सत्र के अलावा है, क्योंकि कल शाम को हिमाचल हाई कोर्ट से राज्य सरकार सीनियरिटी का वो केस हार गई है, जिसका इंतजार सभी विभागों के वो कर्मचारी कर रहे थे जो कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुए और डे 1 से नियुक्ति की सीनियरिटी और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट चाहते हैं। इस केस का जो असर है राज्य सरकार के ऊपर, वो भी ज्यादा है और इस केस का जो फायदा है कर्मचारियों के लिए वो भी मैसिव है। इसी कारण जो इस बारे में आज बात करेंगे कि जो ताज मोहम्मद और लेखराज, ये जो 2 केस साइमल्टेनियसली चल रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रास्ता राज्य सरकार के लिए बंद हो गया था। रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट गए थे। रिव्यू पिटीशन की मेरिट पर जाने से पहले जो डिले था पिटीशन को दायर करने में, उस पर जजमेंट रिजर्व हुई थी और वो रिजर्व जजमेंट प्रोनाउंस हो गई है। उसकी बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कितने विभागों में कितने कर्मचारियों को किस तरह का लाभ इस जजमेंट से मिलना है। इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कि जो पीडब्ल्यूडी के एक मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है अधिकारियों को, और वो चेतावनी ये है कि अगली डेट जो सुनवाई है उस तक अगर उस केस को, अवमानना के मामले में जजमेंट को लागू नहीं किया तो संबंधित अधिकारियों को जेल भी भेजा जा सकता है। ये मामला क्या है और क्यों हाई कोर्ट में अभी तक 1200 कंटेम्प्ट केस चल रहे हैं, जिनको इंप्लीमेंट करना या जिनकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर अभी भी जो इंतजार है वो कर्मचारी या फिर जो विभाग हैं, कंसर्न विभाग, वो कर रहे हैं। अगले बात करेंगे किसकी पेंशन, क्योंकि आज जो कर्मचारियों की पेंशन का एक ऑर्डर हुआ है उसकी आपको बात करेंगे। करुणा मूलक 3 महीने के अंदर जो नौकरियां करने का ऑर्डर एक हुआ है उसकी बात करेंगे। बैंक किस्त पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों की डिमांड मान ली है, वो चिट्ठी लिखी है, उसकी बात करेंगे। एक और आउटसोर्स भर्ती हुई है WCD की, उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि हिमाचल में अब भांग की खेती क्यों होने जा रही है। आज विधानसभा में इसके बारे में क्या हुआ। एक अपडेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी पर शिकंजे को लेकर है। जो लोग लापता हैं पिछले 2 साल में, 41 लोग अभी डेड बॉडीज मिली नहीं हैं जो प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुए हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट को लेकर राज्य सरकार क्या करेगी। महिलाओं के 1500 को लेकर आज विधानसभा के अंदर बहस क्यों हुई है। राज्य में कैंसर मरीज टोटल कितने हैं, क्योंकि ये मामला बढ़ रहा है लगातार। ड्राइंग मास्टर और जल रक्षकों ने अलग अलग तरह से अपनी बात रखी है आज यहां पर विधानसभा में आके, विधानसभा के बाहर आके। और HPU ने PhD की एडमिशन को लेकर एक नोटिस जो है वो दिया है। उस नोटिस की भी बात करेंगे कि वो क्या है, एडमिशन से रिलेटेड नोटिस कब से शुरुआत होगी। तो इन सारी चीजों को आज हम इस बुलेटिन के जरिए लेंगे और साथ में कल जो एक बात हुई थी उसकी भी बात करेंगे। वो था 939 और 903 वाला मामला, जिसको लेकर मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जो आया था नीचे से केस राज्य चयन आयोग से रिजल्ट घोषित करने को लेकर। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे ये कह रहे हैं कि कैबिनेट सब कमेटी से ये तीनों पोस्टें पोस्ट कोड 817 मिलाकर अप्रूव हुए थे। उसके बाद सिर्फ रिजल्ट घोषित होना था, इसमें विजिलेंस का कोई एंगल नहीं था, ऐसा कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं। तो पहले तो मैं 2-3 चीजें इसमें क्लियर कर दूं, क्योंकि कल हो सकता है कि क्लैरिटी इसमें ना हुई हो या मतलब प्रॉपरली ये मामला समझ में ना आया हो। तो इसमें बात ऐसी है कि 903 और 939 में जो अभी तक का मामला है उसमें ये हुआ है कि इस मामले में जब
भेजा गया था राज्य चयन आयोग को, तो कैबिनेट से अप्रूवल जरूर हुआ था कैबिनेट सब कमेटी के जो रेफरेंस है उसके बाद, लेकिन उसमें जो चिट्ठी गई है कैबिनेट से, उसमें चिट्ठी गई है कि जांच एजेंसी जो है टोटल पोस्ट कितनी होल्ड करनी है। अगर विजिलेंस में इंक्वायरी चल रही है 939 का अलग है और जो 939 है उसका अलग है, तो उसके बारे में राज्य चयन आयोग विजिलेंस से एक बार कंसल्ट कर ले, तो क्योंकि पोस्ट उतनी फिर होल्ड होगी, तो उसके बारे में पूछना था। वो चिट्ठी भेजी थी वापस। अब ये मामला कार्मिक विभाग और विजिलेंस के बीच में है, दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं। जब वहां से क्लैरिटी होगी तो दोबारा राज्य चयन आयोग को जाएगा। ये एक बात है। दूसरी बात इसमें यह है इन दोनों पोस्ट कोड को लेकर कि जो राज्य सरकार की एक कमेटी बनी थी, ऑफिसर्स कमेटी जो राज्य सरकार ने एक बनाई थी इन मामलों को एड्रेस करने को लेकर, उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी जिसमें 980 या 1-2 जो पोस्ट कोड हैं उनको लेकर यह सिफारिश कर दी गई थी कि इनको रद्द कर दिया जाए, अदरवाइज इसमें जो पूरी जो प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण हो गई है। तो उस कमेटी को 939, 939 और 817 नहीं गया था। यही वजह है कि कैबिनेट सब कमेटी ने इन 3 पोस्ट कोड को निकाल दिया, और जो इस ऑफिसर्स कमेटी ने सब फाइल पे लिख रखा है रद्द करने को लेकर, उन मामलों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि जब इनकी मीटिंग होगी तो उसके बाद हम इसकी अपडेट आपको देंगे कि आगे क्या चीजें चलेंगी, लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि अगर विजिलेंस इस फाइल पे कुछ लिखेगी या लॉ डिपार्टमेंट कुछ लिखेगा तो ही इस मामले में अगली एक्टिविटी होगी। जहां तक बात 903 और 939 की है, तो इसमें वो मामला नहीं है क्योंकि इसमें ऑफिसर्स की कमेटी नहीं थी, मतलब उस कमेटी को ये 3 पोस्ट कोड नहीं गए थे 817 को मिलाकर। अब बात करते हैं एचपीयू की, जो एक पीएचडी की एडमिशन है उसको लेकर। आज ये इनका नोटिस निकला है। एचपीयू बिना एंट्रेंस के जो पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, 28 विभागों में सीटें भरी जाएंगी। 27 सितंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और ये कल आप विस्तार से दिव्य हिमाचल में इस बारे में खबर भी देख सकते हैं। जहां तक ड्राइंग मास्टर की बात है पोस्ट कोड 980 की, तो ये आज शिमला आए थे और रिजल्ट में देरी होने से गुस्सा है। इन्होंने कहा है कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई जाए और उनको भी इस बैठक में बुलाया जाए, उनके प्रतिनिधियों को, ताकि ये बात कर सकें। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जब 817, 903, 939 पर फैसला ले लिया कैबिनेट सब कमेटी ने, तो 980 में फैसला क्यों नहीं हो रहा जिसमें 314 पद भरे जाने हैं। इस तरह की बातें इन्होंने कही। हालांकि डिफरेंस वही है, 980 जो है वो ऑफिसर्स कमेटी जो बनाई गई थी उसको गया था, जबकि ये तीनों पोस्ट कोड उसमें नहीं गए थे। हालांकि पेपर लीक की एफआईआर तो सभी में थी, तो ये डिफरेंस बीच में है। और इसके बाद क्या होगा, ये जब कैबिनेट सब कमेटी मीटिंग करेगी तो ही पता चलेगा कि ये किस तरह की व्यवस्था आगे इसमें रहने वाली है। जहां तक बात जल रक्षकों की है, आज ये विधानसभा के बाहर आए थे। एक तो 6 महीने से इनको मानदेय नहीं मिला, ये कह रहे थे। दूसरा इन्होंने एक बात कही कि जो 12 वर्ष पूरा करने वाले हैं उनको नियमित करने की मांग की, और जो 12 साल की जो शर्त है उसको घटाकर 8 साल करने को लेकर बात कही है इन्होंने। और इसीलिए इन्होंने आज प्रदर्शन भी किया, बैरिकेड्स हटाने की भी कोशिश की जहां ये आए थे वहां पर, और अपना गुस्सा जो है वहां प्रदर्शित उसी तरह से किया है। अगली बात इसके बाद हमारे सामने अभी मामला है वो है जो कैंसर के मरीज हैं हिमाचल में उसका, और उसके बाद करेंगे महिलाओं के 1500 को लेकर जो बहस है आज विधानसभा के अंदर जो हुई। देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आज फिगर एक रिटर्न में सरकार की तरफ से रखा गया वो तो कैंसर मरीजों को लेकर है, लेकिन 2 दिन पहले जो हिमाचल हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ था, चमियाना सुपर स्पेशलिटी जो चल रही है वहां पर सड़क क्योंकि प्रॉपर नहीं थी, तो हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक ये सड़क नहीं बन जाती अगली सुनवाई तक जो चमियाना सुपर स्पेशलिटी है उसको आईजीएमसी से ही रन किया जाए। आज स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ से ये ऑर्डर हो गया है कि जो चमियाना की ओपीडी है सुपर स्पेशलिटी की, 11-12 विभाग हैं ये आईजीएमसी में चले, तो अब मंडे से ये आईजीएमसी में ही पूरी तरह से रन करेंगी, ऐसा आज ऑर्डर हो गया है। लेकिन जो कैंसर के मरीज हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पड़ोसी राज्य पंजाब में आपको पता है कैंसर के केसेस बहुत हैं, और हिमाचल में भी ये लगातार बढ़ रहे हैं। प्रेजेंटली 33,000 जो मरीज हैं हिमाचल में रजिस्टर्ड हैं जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 19,135 टांडा मेडिकल कॉलेज में हैं, और 11,343 आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं। और बाकी जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी वाले, जो बाकी जो फिगर है वो उनमें है, लेकिन उनमें कम है।
लेकिन ये इतना जरूर है कि इस फिगर से ये तो लगता है पता कि हिमाचल में भी ये जो बीमारी है जानलेवा है, क्योंकि और इसीलिए इसका जो फिगर है उस पर नजर रखने की जरूरत है। इसके बाद सेब को लेकर भी आज अंदर बात हुई। सेब के आयात शुल्क को लेकर आरोप ये लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूएस से आए हैं तो यूएस से आने के बाद उन्होंने जो 50% आयात शुल्क है उसको और कम करने को लेकर कहा है, हालांकि अभी ऑर्डर नहीं हुआ है। कुलदीप राठौर ने यह मामला उठाया था। जवाब में जो मामला बात चली गई सेब के रेट को लेकर, जो कांग्रेस की गारंटी थी, उसमें जवाब ये दे दिया जो जगत सिंह नेगी ने कि उन्होंने गारंटी में इसलिए कहा था कि लोग रेट तय करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले वादा कर रखा था कि वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे। उस पर विधानसभा के अंदर विपक्ष ने एक तरह से हंसी का मजाक भी बनाया। लेकिन बलबीर वर्मा ने कहा कि जो आयात शुल्क है 100 से 50% किया था जब जो आनंद शर्मा मंत्री थे भारत सरकार में, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का जो एक एग्रीमेंट था उसके कारण हुआ था। ये उस तरह की बहस आगे चली रही। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट आज था वो महिलाओं के 1500 को लेकर था। सवाल पूछा था बीजेपी के कई विधायकों की तरफ से, बहुत सारे विधायकों के इसमें नाम थे जिन्होंने सवाल पूछ रखा था, और इसमें सुखराम चौधरी, राकेश जम्वाल, रणधीर शर्मा, पवन कुमार काजल, विनोद कुमार संयुक्त रूप से सवाल पूछा था। जवाब में कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि अभी तक 28,249 महिलाओं को ये दिया गया है। 22 करोड़ अब तक इस पे खर्च किए गए हैं। 2 लाख से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जिनको पहले 11-1200 मिल रहा था। बुजुर्ग महिलाएं जो हैं उनका भी 1500 कर दिया गया है। और जो नए आवेदन हैं वो करीब 8 लाख के आसपास आवेदन है। अगर मैं प्रिसाइज जानकारी आपको दूं तो इसमें जो फिगर है 7,88,784 है। करीब 8 लाख के आसपास के आवेदन अभी तक हैं। और इन आवेदनों पर फैसला, आपको पता है कि सरकार ने एसओपी जारी कर दी थी कि जो ग्राम सभा है उसमें पहले वेरिफिकेशन होगी, और ग्राम सभा बाई लेटेस्ट जो है वो ग्राम सभा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के आसपास आने वाली है। उससे पहले अगर सरकार करना चाहेगी इन आवेदनों को लेकर तो वो बात अलग है। लेकिन मंत्री ने जो विधानसभा के अंदर कहा वो ये कहा कि जो पात्रता के नियम है वो क्लियर हैं, उन पात्रता के नियमों के अनुसार इनकी स्क्रीनिंग होगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि एक परिवार में एक ही महिला को दी जाएगी, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। और तीसरी बात इसमें यह कही मंत्री जी ने कि अगर ये उपचुनाव नहीं होते जो फिजूल में सरकार के ऊपर थोपे गए विधानसभा के लोकसभा चुनाव के साथ, या फिर उसके बाद भी 3 के हुए, तो हम कब तक ये स्क्रीनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते, और इसी कारण इसमें देरी भी हुई। तो ये 1500 को लेकर चीजें कही गई। अब इसके बाद जो अगला मामला है 1500 के बाद वो है लापता लोगों का, जो हिमाचल में प्राकृतिक आपदा और बाकी चीज़ों में लापता हो रहे हैं और बाद में मिलते नहीं, और लापता होने के कारण उनको जो राहत राशि या आप ये कहिए कि बाकी किसी भी तरह की मदद राज्य सरकार की तरफ से नहीं दी जाती। ये जो मामला लापता का है, ये सवाल पूछा था, जवाब दिया राजस्व मंत्री ने कि पिछले 2 साल में 41 लोग जो हैं वो लापता हैं हिमाचल में, जो प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुए हैं या फिर किसी और वजह से लापता हुए हैं। और ये जो लापता हुए इसके बाद जो प्रेजेंट कानून है भारत सरकार का, उस कानून के मुताबिक इसके लिए जो इंतजार है वो 7 साल का करना पड़ता है, और 7 साल इंतजार करने के बाद ही उनको मृत घोषित किया जा सकता है, सिविल डेथ इसमें घोषित की जा सकती है। ये भारत सरकार का ही कानून है और इसी को पालन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने बीच में हस्तक्षेप किया क्योंकि 7 साल का अवधि बहुत लंबी है, इसमें भावनात्मक रूप से भी चीजें नहीं रहती, और उस परिवार की अगर मदद करनी हो तो 7 साल के बाद बड़ी सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसीलिए इस मामले में जो हम हैं तो बहुत सारी चीजों को लेकर एक बार देखेंगे कि कैसे लोगों को इसमें राहत दी जा सकती है और उस पर विचार करेंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा सदन के अंदर। तो जो लापता को लेकर इशू है वो बीच में जरूर आएगा। जहां तक बात मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेकर है, इसके 2 बिल आज विधानसभा में आए थे, और यूनिवर्सिटीज वाला जो है वो उसको तो पारित करने के लिए था, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला जो है उसको आज विधानसभा में रखा है। अब अगले 2 दिन जो बचे हैं उसमें इसको पारित किया जाएगा। और ये बिल उसी तरह का है जैसे वीसी की नियुक्ति के लिए एग्रीकल्चर और नौणी विश्वविद्यालय में वित्त समिति और सिलेक्शन कमेटी और राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए बिल में चेंज किया गया है, एक्ट में चेंज किया गया है।
अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बनी है मंडी में स्थापित हुई पूर्व जयराम सरकार के दौरान। इसका एक्ट बना 2017 में, और एक्ट में धारा 32 में जो है वो ऐड किया गया है, प्रतिस्थापन किया गया है वित्त समिति का। और उसमें यह कहा गया है कि सरकार के वित्त सचिव की अध्यक्षता में फाइनेंस कमेटी होगी उस यूनिवर्सिटी की, मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसमें इसके सदस्यों की पदाविधि ऐसी होगी जो परिनियमों को विहित की जाए। पदों का सृजन, उन्नयन या भर्ती और प्रमोशन जो आरएनपी रूल की वो हैं, और पुनरीक्षण से लेकर सेवा शर्तें सब ये वित्त समिति में रखे जाएंगे। यही अप्रूव करेगी राज्य सरकार से विचार और अनुमोदन को के लिए प्रस्तुत करने के बाद। वैसे इसको क्यों करना पड़ा वो सरकार ने, देखिए इसमें बताया हुआ है कि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को इसके अनुसंधान और बाकी उसको ठीक करने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता राज्य सरकार देती है। लेकिन एक्ट में राज्य सरकार के जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार है उसकी रचनात्मक भूमिका यानी कि कंट्रोल इसमें नहीं दिखता, और इसीलिए इसमें यह चेंज करना पड़ रहा है ताकि जो फाइनेंस से संबंधित इश्यूज हैं उसको राज्य सरकार के कंट्रोल में रखा जा सके, और इसीलिए मेडिकल यूनिवर्सिटी में यह चेंज हो रहा है। इसी के साथ 14 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को लेकर भी आज कल जो विधेयक रखा था शिक्षा मंत्री ने, और इस विधेयक का नाम था हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग अधिनियम 2010 में यह संशोधन हो रहा था, और इसको भी कल रखा था। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय के बारे में प्राइवेट विश्वविद्यालय द्वारा हर वर्ष आयोग को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर उसकी सिफारिशों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, और उसके बाद वो विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। अब देखिए ये विधानसभा के पटल पर जो रखे जाएंगे ये हैं एटर्नल यूनिवर्सिटी पांवटा साहिब है, एपीजी शिमला है, अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा है, अभिलाषी नेरचौक है, बद्दी यूनिवर्सिटी है, बाहरा यूनिवर्सिटी शिमला ये वाकना घाट के पास है, साई विश्वविद्यालय है, इकफाई है, चिटकारा है, इंडस है, एमएमयू यूनिवर्सिटी है, शुलिनी है, कैरियर पॉइंट है और मानव भारती है। इनके लिए ये अब मैंडेटरी हो गया कि विधानसभा में उनको हर साल अपने वार्षिक लेखे एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखनी होगी, जो नियामक आयोग को वो यूनिवर्सिटी सौंपेगी। तो ये एक एडिशनल कंट्रोल इन यूनिवर्सिटीज का है जो पहले व्यवस्था नहीं थी, और ये एक तरह से अच्छा कदम भी है। अगली बात इसके बाद करेंगे अब वो है हिमाचल में भांग की खेती अब शुरू होने जा रही है। और भांग की खेती क्यों शुरू होने जा रही है? क्योंकि आज विधानसभा में जो रिपोर्ट दी गई थी नियंत्रित वातावरण में औद्योगिक और वैज्ञानिक और औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती करने को लेकर, जिसमें जो एक कमेटी बनाई गई थी रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी विभिन्न राज्यों का दौरा करने के बाद, इसमें सभी पार्टियों के विधायक भी थे, उसने रिपोर्ट दी है। और रिपोर्ट देने के बाद इस रिपोर्ट को विधानसभा में आज रखा गया और इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अडॉप्ट करने के बाद राजस्व मंत्री ने मीडिया ब्रीफिंग में यह कहा कि 2 तरह की पर्पस के लिए हिमाचल में भांग की खेती का जो उत्पादन शुरू किया जाएगा। एक होगी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जिसमें नशा रहित बीज दिए जाएंगे और इसके लिए 400 किस्म के प्रोडक्ट इसके बाद इसमें बनेंगे। दूसरी खेती होगी नशे वाले बीज जो होंगे उनकी, और ये दवाओं और औषधीय प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये ओपन में नहीं होगी और इसके लिए जो पहले से कंट्रोल्ड होगी, जैसे ओपीएम की खेती की जाती है, और लोग ऐसा चाहते हैं। इसके लिए यह प्रस्ताव अडॉप्ट किया गया है क्योंकि अब इसमें राज्य सरकार आने वाले दिनों में पॉलिसी डिसीजन लेगी, एनडीपीएस के रूल्स में बदलाव किया जाएगा, एसओपी बनाई जाएगी और संबंधित जो अमेंडमेंट्स हैं वो इसमें किए जाएंगे। जो रिपोर्ट है विधानसभा में जो रखी गई है आज, वो रिपोर्ट भी कहती है कि इसको लागू करने को लेकर, क्योंकि पहले उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर इन राज्यों का दौरा किया है, वहां पे ये खेती हो रही है, और इसके लिए जो आगे व्यवस्था रहेगी उस व्यवस्था को भी इसमें बताया गया है कि वो किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है। इसमें यह कहा गया है कि जो इसमें
जो चीजें चलेंगी भांग की नियंत्रित खेती को लेकर, किसानों को इससे लाभ होगा। एक तो बात इसमें यह कही गई है, राज्य सरकार को 400 से 500 करोड़ हर साल इसमें आमदनी होगी, ये बात भी है। जो कानूनी पहलू है, इसके मुताबिक एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 10 और 14 में प्रावधान इसके लिए इसका व्यवस्था करनी पड़ेगी, और इसके जो रूल्स हैं 1999 के, इनमें संशोधन किया जाएगा। संशोधन करने के बाद जो इसकी व्यवस्था की जा सकती है, और इसके लिए स्पेशल एक ऑर्डर पारित करना पड़ेगा, और ऑर्डर पारित करने के बाद इसके लिए जो एरिया है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बीज बैंक बनेगा, और जियो टैगिंग होगी उस भूमि की, राजस्व लैंड की, जहां पर इसकी अनुमति दी जाएगी। अनुसंधान के लिए अलग से जो अभियान और सारी चीजें इसमें करनी पड़ेंगी, और विशेष कर्मचारी एक्साइज एंड टैक्सेशन में इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो आने वाले दिनों में आप ये भी देख सकते हैं कि हिमाचल में भांग की खेती को एक तरह से लीगल तरीके से शुरू करने की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। अब ये सिर्फ जो आर्थिक स्थिति खराब है स्टेट की, उसको नजर से हो रहा है, या फिर कोई और वजह है? क्योंकि एनडीपीएस में जो कहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो जाए, ये संकट अभी तक जरूर है। अगली बात अगर हम करें तो वो है आउटसोर्स भर्ती को लेकर, और ये आउटसोर्स भर्ती जो है महिला एवं बाल विकास में होने जा रही है, और इसके लिए राज्य सरकार डिपार्टमेंट ने जो एक वर्क ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया है अब, और ये वर्क ऑर्डर प्लेस किया है अभी जो एक एजेंसी को, प्राइवेट एजेंसी को, स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर देने के लिए 156 पदों की। इसमें सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, केस वर्कर, पैरालीगल पर्सनल, पैरामेडिकल पर्सनल, साइको सोशल काउंसलर, ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड, इस तरह के जो पद हैं 156 पद देने को कहा गया है। ये मेसर्स कॉर्पोरेट केयर, मिडिल मार्केट सेक्टर 2 न्यू शिमला, ये पता नहीं कौन सी एजेंसी है जिसको ये काम अब दिया गया है। और ये इससे पहले आउटसोर्स को लेकर 2 जो फैसले हैं वो हो चुके हैं। एक प्री नर्सरी भर्ती जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को दी गई है, और दूसरी जो है जो नर्सों की भर्ती है जो मेडिकल कॉलेजों में, वो भी ऑर्डर पहले हो चुका है। अब ये तीसरा ऑर्डर है राज्य सरकार में आउटसोर्स भर्ती का। अगली बात इसके बाद है बैंक किश्त पर चिट्ठी की। देखिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने जब सैलरी इस महीने लेट हुई, 5 तारीख को मिली, तो सचिवालय कर्मचारियों ने, जिनको प्रदर्शन करने पर नोटिस हुआ था, उन्होंने वित्त सचिव को एक चिट्ठी दी और कहा कि जिनकी ऑटो डेबिट किश्तें जा रही हैं कर्मचारियों की, क्योंकि सरकार सैलरी नहीं दे पा रही, तो आप बैंकों को चिट्ठी लिखें और ये कहें कि कम से कम पेनल्टी इसकी ना लगाए। राज्य सरकार ने एटलीस्ट कर्मचारियों की ये मांग एकदम मान ली है, और एकदम मान ली है इसका मतलब आने वाले दिनों में भी ये संकट है कि 1 तारीख को सैलरी हो सकता है ना आए। वैसे मुख्यमंत्री ने कहा जरूर है कि अगले महीने से वो दोबारा से 1 तारीख को देने की कोशिश करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो ये कर्मचारियों का कंसर्न है ये सरकार ने मान लिया। और अब जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने बैंकों को चिट्ठी लिख दी है, क्योंकि लीड बैंक के माध्यम से इसको रेगुलेट किया जाता है, और इस महीने भी जिनकी ऑटो डेबिट में किश्त लेट हुई है उनको कोई पेनल्टी ना लगे, ऐसा उसमें कहा गया है। तो एक बात ये हो गई। अब अगली बात है करुणामूलक पर फैसले को लेकर। देखिए, अभी जो मामला चल रहा है राज्य सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर इसका बयान दिया था कि करुणामूलक को लेकर वो अगले 9 महीनों में क्या करने जा रहे हैं, और उसमें पॉलिसी मैटर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें। लेकिन बिजली बोर्ड ने अपने बोर्ड में ये फैसला ले लिया है। 4 सितंबर को ये जो पूर्णकालिक डायरेक्टर्स की ये बैठक हुई मुख्यालय में, और ये नए एमडी हैं इनके, संदीप कुमार, उनकी अध्यक्षता में हुई। उन्होंने डिसीजन लिया है इसमें अगले 3 महीने में सभी तरह के जो करुणामूलक के जो मामले हैं, चाहे वो घातक हैं चाहे गैर घातक हैं, वो निपटा दिए जाएंगे जितने भी केसेस हैं। वैसे भी बिजली बोर्ड और एचआरटीसी, ये 2 ऐसे निगम बोर्ड हमारे पास हैं जहां पे फर्टिलिटी रेट कर्मचारियों का ज्यादा है, एक्सीडेंट की वजह से, या बिजली बोर्ड में भी एक्सीडेंट की वजह से, कई बार लाइन करंट में हो जाती है, कई बार कई चीजें और हो जाती हैं। तो यहां जो बाकी विभागों में 5% का या जो भी कोटा है उससे ओवर एंड अबव रहता है। तो ये अच्छी बात है कि करुणामूलक को लेकर बिजली बोर्ड ने ये डिसीजन ले लिया है। किसकी पेंशन आई, ये एक खुशखबरी है, और एक खुशखबरी है एचआरटीसी के लिए। देखिए, इस महीने क्या हुआ कि सैलरी की बात आई तो बिजली बोर्ड की सैलरी पहले आ गई और सरकारी कर्मचारियों की आई नहीं।
और पेंशन की बात हुई तो अभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन आई नहीं है, और एचआरटीसी ने अपने 7,200 पेंशनरों को आज 22 करोड़ की पेंशन दे दी। सैलरी इन्होंने पिछले कल दी थी, तो ये एचआरटीसी ने आज जो पेंशन है वो भर दी है। और ये सूचना हमने एचआरटीसी के जो पेंशनर हैं उनको लेकर आपके साथ साझा की है। आगे बात करते हैं मॉनसून सत्र आगे क्यों बढ़ा है। देखिए, मॉनसून सत्र के आगे बढ़ने की एक वजह यह है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर जो चर्चा होनी थी नियम 130 के तहत, आज उसको लेकर फिर से मामला उठा, क्योंकि आज भी ये बिजनेस में सबसे लेट लगी थी। तो प्रश्नकाल के बाद ये मामला उठाया नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने, और इन्होंने एक बात कही कि जब हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर पूरा देश चर्चा कर चुका है, तो ऐसे में हैरानी की बात यह है कि विधानसभा के अंदर यह चर्चा अब तक नहीं हो पाई है, जबकि राज्य सरकार इस महीने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाई टाइम पे, और पेंशनरों को अब तक पेंशन भी नहीं मिली है। तो जब ये बात कही गई तो स्पीकर ने कहा कि अगर हाउस सहमत हो तो इस चर्चा को हम थोड़ा एडवांस में ले लेते हैं, प्रायोरिटी तय कर लेते हैं, तो जो पहले वाला बिजनेस है उसको बाद में कर देते हैं, इसको पहले ले लेते हैं। इसी चर्चा के बीच में आज का बिजनेस लगा लंच के बाद, और फिर ये हुआ कि मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि क्योंकि विपक्ष का भी ये मत था कि इस पर ज्यादा लोग बोलेंगे तो लास्ट डे इसको चर्चा में लेंगे तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोमवार को ऑलरेडी 2 बजे सेशन लगेगा। तो फिर ये हुआ कि मंगलवार को भी सत्र चलाते हैं, क्योंकि सीएम ने कह दिया कि एक दिन और आगे बढ़ाया जा सकता है, जिस पर सहमति बन गई। अब विधानसभा का मॉनसून सत्र 9 के बजाय 10 सितंबर तक चलेगा, और एक दिन इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की चेतावनी, कंटेम्प्ट के 1200 केस और सीनियरिटी का केस जो राज्य सरकार हार गई, जिसका मैसिव इंपैक्ट राज्य सरकार पर भी है, और जो आप कहिए कि कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी हैं, जो पहली डेट की नियुक्ति से सीनियरिटी चाहते हैं या इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के केस में कहा कि हिमाचल जो हाईकोर्ट है उसमें 1200 के केस कंटेम्प्ट के चल रहे हैं कर्मचारियों पर दिए फैसलों के ही, जिनको लेकर अधिकारी संवेदनशील नहीं हैं और समय पर फैसले नहीं ले रहे। हाईकोर्ट ने एक और बात कही कि जो विभागाध्यक्ष हैं या प्रशासनिक सचिव हैं, जो अधिकारी जितना बड़ा है उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी उतनी ही बड़ी है। जिसका जो जितना बड़ा ओहदा होता है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी कानून के अनुसार काम करने की होती है। अगर अदालती आदेशों की अवहेलना करना बहुत गंभीर मसला है, इसीलिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को यह चेतावनी दी जा रही है कि अगली सुनवाई 26 सितंबर की, जिस इस केस में ये डेट है, तब तक ये ऑर्डर लागू नहीं हुआ तो कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करें, ताकि कोर्ट के आदेशों की अवमानना सुनिश्चित करने के लिए इन्हें क्यों ना जेल भेज दिया जाए। ये बात कही है, और मुख्य सचिव को कहा है कि वो दोषी अधिकारियों के लिए जेल में भरण पोषण हेतु उचित भत्ता भी पहले से तैयार रखें। ये तो एक केस हो गया। अब इस केस में 2 चीजें हैं। पहली बात यह कि कोर्ट को कंटेम्प्ट के केसेस के फिगर क्यों बताने पड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। और कंटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन पिटीशन अगर ज्यादा हैं तो वो मैक्सिमम उसका रीजन क्या है कि राज्य सरकार फाइनेंशियल लायबिलिटी को अभी झेलने की क्षमता में नहीं है। लेकिन क्या इसके लिए यही रास्ता है कि अधिकारियों को केस अवॉइड करने पड़े या इस तरह की चेतावनी झेलनी पड़े? इससे पहले एजुकेशन में भी चेतावनी हो चुकी है, और कुछ विभागों में तो आपने देखा था गाड़ियां ही जब्त हो गई थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक और केस राज्य सरकार हार गई, और वो केस है जो सीनियरिटी का, जिसको आप ताज मोहम्मद कहिए या लेखराज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी कहिए। इस केस को मेरिट पे तो नहीं, लेकिन जो डिले था पिटीशन दायर करने में 263 डेज का, उस डिले पर ही ये केस जो है वो जो पिटीशन है वो खारिज हो गई है। और इसी कारण अब इस मामले में कोई रास्ता राज्य सरकार के पास नहीं बचा है इस केस को अवॉइड करने का। जो पहली नियुक्ति से सीनियरिटी और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट राज्य सरकार के कर्मचारियों को देने को लेकर सरकार की बाध्यता को अब एक तरह से मजबूरी बनाता है। जो ये केस है ये रिजर्व किया गया था 23/8/2024 को, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस लेखराम एंड अदर्स ये केस है।
और लेखराम एंड अदर्स केस जो है वो ताज मोहम्मद जो सिविल सप्लाई का था उससे रिलेटेड है। ये दोनों एक तरह के मामले हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन राज्य सरकार की, एसएलपी राज्य सरकार की खारिज हो गई थी और राज्य सरकार की जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आफ्टर हियरिंग काउंसिल फॉर द पिटिशनर फॉर द कंसिडर्ड टाइम वी फाइंड दैट द ऑर्डर इज प्रेफरेबली जस्टिफाइड एंड डज नॉट कॉल फॉर आवर इंटरफेरेंस। द स्पेशल ले पिटिशन आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये 4/10/2023 को एसएलपी को खारिज कर दिया था। उसको खारिज होने के बाद गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा 11/12/2023 को और फिर 12/2/2024 को ये लिखा गया और 1/3/2024 को ये डिसाइड हुआ कि लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ली जाए रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में दायर करने को लेकर। फिर जो डिपार्टमेंट जो है एडवोकेट जनरल को केस आया, वहां से डिसीजन जो रिव्यू पिटीशन फाइल करने का हुआ 28 मार्च 2024 को और फाइनली 6 अप्रैल 2024 को 263 दिन के डिले के बाद रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। और रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद जो एप्लीकेंट्स है स्टेट यानी कि राज्य सरकार की ओर से सेक्शन 5 जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट का है 1963 का, उसमें जो ये डिले है इसको कंडोन करने के लिए एप्लीकेशन डाली गई और इसका ऑब्जेक्शन किया पिटिशनर्स ने, जो लेखराम का वकील है उसने। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द रेशो ऑफ द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट स्टूड अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें एसएलपी खारिज हुई क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले इनके फेवर में कर दिया था कि आपको जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे नियुक्त हुआ है उसको डे 1 से सीनियोरिटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अवधि को ना सिर्फ पेंशन बल्कि सीनियोरिटी के लिए भी काउंट करना है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया तो अब इस जजमेंट में जब ये डिले के लिए गए कंडोन करने के लिए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट स्टूड अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट that it thus became the law of the land and under article 141 of the constitution became binding on all including the applicant and applicants। एक बात ये हो गई। अगली बात इन्होंने कही कि अगर इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनलिटी दे दी, अगर हमने इसको परमिट किया डिले को कंडोन करके इस केस को रिव्यू को सुनने के लिए, तो वुड बी सबवर्सिव ऑफ जुडिशियल डिसिप्लिन एंड एन अफ्रंट टू द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इन्होंने हाई कोर्ट ने कहा। इसीलिए 263 दिन का जो डिले है उसको हाई कोर्ट नहीं मान सकता, क्योंकि जो मैटर है इस मामले में, इसमें एप्लीकेंट कैन नॉट काउंट द पीरियड ऑफ डिले फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल ऑफ एसएलपी, क्योंकि इन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी जो खारिज हुई उसको वहां से पीरियड काउंट करने के लिए नहीं कह सकती, इसमें क्लेम नहीं कर सकती, ये भी कहा। और साथ में ये भी कहा कि जो डिले है ये 263 दिन का, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिले कैन नॉट बी प्लीडेड टू सीक कॉन्डोनेशन ऑफ द सेम or even otherwise such a review petition cannot be entertained in view of the principle जो बाकी सारे केसेस में बताया है। therefore the application of the condonation of delay as well as the unregistered review petition are both dismissed। मतलब ये हुआ कि रिव्यू पिटिशन अभी रजिस्टर्ड हुई ही नहीं थी, क्योंकि इस जजमेंट में उसको अनरजिस्टर्ड कहा गया है, जिसके नाम पे सभी विभाग अभी सीनियोरिटी के केसेस को डिले कर रहे हैं लागू करने के लिए, जबकि एजुकेशन ने इसको कर दिया है। तो ये जो कंडोनेशन जो है, कंडोनेशन पर ही ये डिले हो गया है। और अब आप देखिए इसका इंपैक्ट क्या है, मैं आपको उसका लेवल बताता हूं। जब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई कि ताज मोहम्मद और लेखराम का जो केस है इसको देखा जाए और इसका जो इंपैक्ट है वो सभी विभागों से इसका डिटेल मंगवाई जाए, तो सिर्फ और सिर्फ एक विभाग का मैं आपको बताता हूं, ये है जो पशुपालन विभाग है, एनिमल हस्बेंड्री विभाग। एनिमल हस्बेंड्री विभाग ने ताज मोहम्मद और लेखराज केस जो है इसका इसका जो इंपैक्ट है, जो सीनियोरिटी, प्रमोशन और बाकी सारी कॉन्सिक्यूशनल बेनिफिट का, तो इन्होंने टोटल केसेस का जो फिगर बताया है वो 224 करोड़ की लाइबिलिटी सिर्फ पशुपालन विभाग की है, जो छोटा सा डिपार्टमेंट है। और इस लाइबिलिटी में से 70% लाइबिलिटी सिर्फ जो ये ताज मोहम्मद और लेखराज केस इसी की है। तो आप समझ सकते हैं जब
पशुपालन विभाग में ये 224 करोड़ का फिगर है। तो एजुकेशन जहां 1 लाख कर्मचारी है, हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, उनमें ये पेंडेंसी क्या होगी, और क्या राज्य सरकार इस स्थिति में जब सैलरी का भी संकट है, इस तरह के मैटर जो है वो लेने, इस तरह के जो फैसले हैं इनको लागू करने या इनको इंप्लीमेंट करने की स्थिति में है कि नहीं। ये अलग अलग सवाल हैं, आप अलग अलग तरह से इनको देख सकते हैं। लेकिन आज जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ है जो हमारे सामने जजमेंट का, और जजमेंट इसके बाद अब क्योंकि ये रिव्यू पिटीशन तो टिकी नहीं और ना रजिस्टर हो पाई, और वैसे जो कंडोनेशन ऑफ डिले है वो हो नहीं पाया और इसके लिए डिसमिस हो गया केस। अब सरकार के पास आगे ऑप्शन क्या है, उसको लेकर क्या डिसीजन होता है, उसकी जानकारी फिर जैसे ही मामला सामने आएगा तो आपको देंगे। जहां तक बाकी मामले हैं, अब कल और परसों 2 दिन विधानसभा नहीं है तो उन चीजों की बात करेंगे, लेकिन अगले 2 दिन फिर सोमवार और मंगलवार को फिर से सेशन होगा, और जो क्वेरीज हैं आपकी हम सेशन के बाद लेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।